जैसे कि हमें पता है अब सीए फाइनल और सीए इंटर के एक नवंबर में एग्ज़ाम आने वाले हैं और जिसके अंदर बहुत सारे हमारे अमेंडमेंट भी हुए हैं। तो उसी से रिलेटेड जितने भी मेरे अमेंडमेंट हुए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट में, ऑल्दो मैं बाकी सारे अमेंडमेंट भी कवर करूँगा ऑन अ वीकली बेसिस एंड आई ट्राई टू कवर इट विद इन अ मंथ. So let's start with the amendment which were made in the input tax credit. So let's start. तो अब जो सबसे पहला अमेंडमेंट आया है वो आया है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर, जिसमें रिस्ट्रिक्ट किया है क्लेम को कि आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल अब क्या होता है कि एक नॉर्मल प्रोसेस समझते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं जीएसटी के अंदर. सबसे पहले क्या होता है, जो भी हमारा सप्लायर होता है वो अपने GSTR1 में हमारे जो उसके द्वारा की गई सेल होती है उसको वो चढ़ाता है, और जब वो रिफ्लेक्ट अपने GSTR1 में करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस GSTR2A के अंदर हमारा क्लेम आता है. और अभी इन बिटवीन के अंदर एक GSTR2B भी चढ़ा है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम ट्रांजिशनल बेसिस पे कुछ क्लेम वहाँ पे हम देख सकते हैं, जिससे कि हम अपनी ITC लेजर को या अपनी 3B फाइल करते टाइम हम उसके अंदर अपना ITC क्लेम कर सकें जो भी हमने मटेरियल परचेज़ किया है. बट अब क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका सप्लायर आपके सारे इनवॉइसेस को चढ़ा दे, या फिर हो सकता है कि वो किसी गलती की वजह से छूट जाए. तो उस केस में क्या होता है कि ITC हमारा पहले जो लिमिटेड था वो था केवल 10% तक, अब इसको और घटा करके कर दिया है 5% तक. तो ये समझते हैं आफ्टर ऑल ये किस तरीके से चलता है. तो ये कहानी स्टार्ट होती है सेक्शन 16 से. सेक्शन 16(2) ये बोलता है कि अगर आपको ITC क्लेम करना है तो आपके पास इनवॉइस होना चाहिए. अब इसी से रिलेटेड जो रूल 36 है वो बताता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जैसे गुड्स डिलीवरी नोट, आपका टैक्सेबल इनवॉइस, इनवॉइस की कॉपी, राइट. तो ये टाइप की कंडीशन में ये स्पेसिफाई करता है. लेकिन जो रूल 36 का सब रूल 4 है वो बताता है कि आप कितने क्वांटम ऑफ ITC का अमाउंट आप यूज कर सकते हो अपने GSTR 3B को फाइल करते टाइम. सो अकॉर्डिंगली एक नोटिफिकेशन जारी हुई 94/2020 जो कि 22 दिसंबर 2020 को जारी हुई, जिसके अंदर ये कहा गया कि अब आप केवल जितना 2A के अंदर आपके इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसका केवल 5% तक आप एडिशनल क्लेम कर सकते हो उसके उस इनवॉइसेस के अगेंस्ट में जो कि आपके रिफ्लेक्ट 2A के अंदर नहीं हुए. फॉर एग्जाम्पल एक मिनिस्टर सराहना है जिन्होंने अपना गुड्स प्रोक्योर किया है टैक्सेबल वैल्यू 50 लाख का इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021. अच्छा, ये इफेक्टिव है 1 जनवरी 2021 से, यानी कि जो दिसंबर 2020 तक है तब तक हम उसके जितना भी ITC के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इनवॉइसेस उसका 10% तक हम क्लेम कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि हम इनने 2 इनवॉइस परचेज किए, एक 12% पे एक 18% पे. अब 15% जो इनवॉइस नंबर 15 है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ GSTR2A के अंदर. तो मैक्सिमम एडमिसिबल ITC कितना होगा, ये ले सकता है 5,40,000 जो कि रिफ्लेक्ट हो रखा है, प्लस 5% ऑफ द 5,40,000 दैट इज 27,000 ओनली. सो अब देखो इसके ऊपर एक मैं नॉलेज डिस्कशन भी करूंगा. अभी आप ये समझ लो प्रोसीजरल पार्ट के अंदर ही कितना आप ITC क्लेम कर सकते हो, क्योंकि दिस वुड बी आस्क इन योर क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. इसके ऊपर मैं नॉलेज डिस्कशन करूंगा अभी वीडियो के लास्ट में कि आफ्टर ऑल ये क्यों है, ये सही है गलत है, या किस तरीके से डिस्प्यूट में जाएगा ये, या किस तरीके से रेगुलेशन बनेगी, ये मैं डिस्कस करूंगा वीडियो के लास्ट में. सो लेट्स मूव टू द अनदर अमेंडमेंट व्हिच वाज मेड इन द इनपुट टैक्स क्रेडिट. अब जो दूसरा अमेंडमेंट आया है इसके अंदर इन्होंने क्या करा है कि आप अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूटिलाइज केवल 99% तक कर सकते हैं अगर आपकी टैक्सेबल वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो. अब देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले वाले में इन्होंने ITC को हमारा लेने ही नहीं दिया, या 95% तक अनअवेलेबल कर दिया जितने भी हमारे पास इनवॉइसेस थे. अब दूसरे में क्या कर रहे हैं कि अब आपके पास जितना ITC अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसको भी ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. अप टू 99% तक आप यूटिलाइज करोगे, यानी 1% अब आप कैश में आपको पे करना पड़ेगा. तो समझते हैं ये नोटिफिकेशन है क्या. अब इस नोटिफिकेशन 94/2020 के थ्रू क्या हुआ, एक रूल 86B CGST रूल्स में ऐड ऑन हुआ है. ये इफेक्टिव है 1 जनवरी 2021 से, जिसके अंदर क्या किया गया है कि रिस्ट्रिक्ट की गई है अमाउंट अवेलेबल जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है. अब देखो
लेजर दो टाइप के होते हैं, एक कैश लेजर और एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कैश लेजर वो होता है जिसके अंदर हमें पहले कैश में पेमेंट करना होता है फॉर द रिस्पेक्टिव आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी जो भी हमें लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी होती है, या फिर लेट फीस या फिर इंटरेस्ट। और दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यानी कि इसके अंदर वो सारे आइटम रिकॉर्ड होते हैं जिसके अंदर हम जो हम माल परचेज करके लाए हैं, राइट। सो इन दैट केस अब इन्होंने क्या करा है, समझिए इस चीज़ को। अगर किसी भी मंथ में अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज़्यादा है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मान के चलूँ मेरी टैक्सेबल सप्लाई हुई है 100 लाख की 1 जनवरी मंथ में, जो कि 18% से टैक्सेबल थी, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, 18 लाख। अब मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर मेरा 20 लाख अवेलेबल है। अब टेक्निकली मुझे देखो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे कोई एडिशनल लायबिलिटी पे करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडिंग द 50 लाख रुपीज़ इन अ मंथ, सो देयर वुड बी द लायबिलिटी। अब इन्होंने एक चेक डाल दिया कि आप केवल 99% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी का यूज करोगे, दैट मीन्स 99% ऑफ द 18 लाख, यानी कि 17,82,000 तक का ही मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, और 18,000 आई हैव टू पे इन कैश। तो देखो अब यहाँ पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है जो कि ठीक नहीं है। रीज़न है उसके पीछे की बहुत सारी हार्डशिप ये क्रिएट कर देगा सप्लायर के लिए भी, और रिसीवर के लिए, और जो हमारा लायबिलिटी हम पे कर रहे हैं हमारे वेंडर के लिए, बिजनेस के लिए थोड़ा ये कैश मैनेजमेंट का इशू आएगा। अब देखो एक्सेप्शन ये किस किस के लिए छूट देता है, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, अब वो समझते हैं। एक्सेप्शन है अगर किसी भी व्यक्ति ने लास्ट, यानी किसी भी पर्सन ने, चाहे वो कंपनी हो, चाहे उसका डायरेक्टर हो, चाहे उसका पार्टनर हो, अगर उसने पिछले किन्हीं 2 फाइनेंशियल ईयर में, जिससे हर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 लाख से ऊपर का अगर इनकम टैक्स पे किया है, तो उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होती। दूसरी चीज, अगर किसी ने ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर की बेसिस पे 1 लाख से ऊपर का रिफंड लिया है। अब देखो इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं यहाँ पे भी ऊपर कॉर्नर में है, आप उसके ऊपर जाकर के देख सकते हैं व्हाट इज इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर। अगर ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से रिफंड लिया है, तब भी ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। अकॉर्डिंगली अगर उसने किसी भी मंथ में 1% से ऊपर का टैक्स दे दिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मेरे फॉर एग्जाम्पल मुझे देना था 17,82,000 रुपये ओनली इन बाय वे ऑफ द आईटीसी, बट मैंने क्या करा, मैंने 18 लाख ही दे दिया। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया केवल 70 लाख, मैंने आईटीसी से यूटिलाइज करवा दिया, और 1 लाख रुपीज आई हैड पेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो उस वाले केस में भी ये एडजस्टमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी पेड इन एक्सेस। और चौथा जो कि एप्लीकेबल होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ट्रेडिंग हो रही है तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर लायबिलिटी पे ऑफ की जाएगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू, या पीएससी के थ्रू, या फिर लोकल अथॉरिटी के थ्रू, या फिर स्टेचुटरी बॉडी के ऊपर, ये एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो ये था केवल एग्जाम पर्सपेक्टिव से, अब समझते हैं थोड़ा नॉलेज पर्सपेक्टिव से, आफ्टर ये सही है गलत है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारा आगे चल के। अब देखो नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस क्या बोलता है, आप कभी भी अपने आप को अमीर नहीं कर सकते किसी दूसरे के एक्सपेंस पे, राइट। इसे कहते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट का कंसेप्ट। तो अब देखो ये क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट करने से क्या हुआ, लेस क्लेम लेस यूटिलाइजेशन, दोनों का इम्पैक्ट यही है। अब हार्डशिप किस तरीके से हुई, मुझे ज़्यादा कैश की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। अगर मैंने लोन ले रखा है तो मेरी हाई कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल में हो जाएगी, कैश मेरा ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने किसी पीछे वेंडर को पेमेंट कर दी, लेकिन उसने रिफ्लेक्ट नहीं करा अपने इनवॉइस में, तो अकॉर्डिंगली मेरा अमाउंट तो चला ही गया, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है जिससे मैंने पे करा है, लेकिन क्या हुआ अकॉर्डिंगली मेरे लिए हार्डशिप बढ़ गई। अब इससे क्या होगा, एक लीगल डिस्प्यूट होंगे जिससे जो कि होंगे अनजस्ट एनरिचमेंट के बेसिस पे, क्योंकि ये एक हार्डशिप बढ़ा रहा है, राइट। सो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को नए रूल्स बनाने चाहिए इसके लिए कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, मानना जाता है कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, कि आईटीसी का कुछ इश्यू करते हैं सभी, कुछ लाइक कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें रहती हैं जो कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रही हैं मार्केट में, तो उस चीज़ को करने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसके लिए हमें इस तरीके से बनाना चाहिए कुछ रूल कि जो वेंडर है, दैट मीन्स जो सप्लायर है, उसके ऊपर आप शिकंजा कसा जाए, ना कि व्यापारियों के ऊपर। So, hope guys you must have liked all this video and all the concept must have been entrenched in your mind, and share with others, and so don't forget to subscribe the channel. Thank you.